सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11 में केमिस्ट्री का पाठ थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत करेंगे। उसके बाद फिजिक्स में कणों के निकाय तथा घूर्णी गति के बारे में कुछ और बातें जान लेंगे। कक्षा 11 की पढ़ाई हो जाने के बाद हम कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कुछ और बातें जान लेंगे और फिजिक्स में एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो दोस्तों, आज हम सब ऊष्मा गतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स का भाग 2 पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सब सीखेंगे अनुप्रयोग अथवा एंथैल्पी। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले अनुप्रयोग को पढ़ना, जिसमें हम सबसे पहले कार्य के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम एक निकाय द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति पर हम प्रकाश डालते हैं। हम केवल यांत्रिक कार्य अर्थात दाब आयतन कार्य पर विचार करेंगे। दाब आयतन कार्य को समझने के लिए हम घर्षण रहित पिस्टन युक्त सिलेंडर पर विचार करते हैं, जिसमें 1 मोल आदर्श गैस भरी हुई है। गैस का कुल आयतन VI एवं सिलेंडर में गैस का दाब P है। यदि बाहर दाब P एक्सटर्नल है जो P से अधिक हो तो पिस्टन अंदर की ओर तब तक गति करेगा जब तक आंतरिक दाब P एक्सटर्नल के बराबर हो जाए। माना कि यह परिवर्तन एक पद में होता है तथा अंतिम आयतन VF है। माना कि ऐसे संकुचन में पिस्टन दूरी तय करती है एवं पिस्टन का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। तब आयतन में परिवर्तन इक्वल टू L इंटू A इक्वल टू डेल्टा V। डेल्टा V को हम VF माइनस VI से भी घोषित करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि दाब इज इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल। यदि पिस्टन चलाने से निकाय पर किया गया कार्य W हो तो W इक्वल टू बल इंटू विस्थापन इक्वल टू P एक्सटर्नल एरिया इंटू लेंथ यानी बल इंटू विस्थापन। बल को हम P एक्सटर्नल से भी लिख सकते हैं इंटू A इंटू L। P एक्सटर्नल इंटू माइनस डेल्टा V इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, जो कि हम डेल्टा V को VF माइनस VI लिख सकते हैं। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह देना इसलिए आवश्यक है कि परिपाटी यानी कन्वेंशन के अनुसार संपीड़न में निकाय पर कार्य हो रहा है जो धनात्मक होगा। यहाँ VF माइनस VI का मान ऋणात्मक होगा। जब ऋणात्मक में ऋणात्मक का गुणा होगा तो W का मान धनात्मक होगा। यदि संकुचन के प्रत्येक पद पर दाब स्थिर न हो एवं कई परिमित पदों में बदलता रहे तो कुल कार्य समस्त पदों में हुए कार्यों का योग होगा एवं माइनस समेशन P डेल्टा V के तुल्य होगा। आप इस चित्र को देख सकते हैं। संकुचन में P एक्सटर्नल प्रत्येक पद पर P इंटरनल प्लस DP के तुल्य होगा। समान परिस्थितियों में प्रसरण में बाहर दाब आंतरिक दाब से हमेशा कम होगा, अर्थात P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल माइनस DP
व्यापक रूप में हम लिख सकते हैं कि P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस माइनस dP। ऐसे प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। आप इस चित्र को भी देख सकते हैं। एक प्रक्रम या परिवर्तन तभी उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है जब इसे किसी भी क्षण अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के द्वारा उत्क्रमित किया जा सके। एक उत्क्रमणीय प्रक्रम कई समस्यावस्थाओं में अनंत सूक्ष्म गति से इस प्रकार आगे बढ़ता है कि निकाय एवं परिवेश हमेशा लगभग साम्यावस्था में रहते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम के अतिरिक्त अन्य सारे प्रक्रमों को अनुत्क्रमणीय प्रक्रम करते हैं। हम समीकरण को निम्नलिखित प्रकार से लिखकर उत्क्रमणीय परिस्थितियों में कार्य को आंतरिक दाब पे संबंध कर सकते हैं। W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन में VI अपॉन VF P एक्सटर्नल dV। इस चीज को हम P एक्सटर्नल में P इंटरनल प्लस माइनस dP लिख सकते हैं। जब हम ये सब कर देंगे तो P इंटरनल प्लस माइनस dP P इंटरनल के ही बराबर हो जाता है, क्योंकि dP एंड dV का मान नगण्य है। तो हमारा यहाँ पे हमें पता चला जब गैस के दाब P इंटरनल को आदर्श गैस समीकरण द्वारा इसके आयतन के पदों में व्यक्त किया जा सकता है किसी आदर्श गैस के n मोल के लिए, तब PV इज इक्वल टू nRT होगा। P को हम nRT बाय V से भी लिख सकते हैं। अतः एक स्थिर ताप समताप्य प्रक्रम पर W रिवर्सिबल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन nRT dV बाय dV माइनस nRT log n VF माइनस VI। ln को हम माइनस 2.303 nRT भी लिख सकते हैं अगर हमें लॉग में कन्वर्जन करना है तो। आइए पढ़ते हैं मुक्त प्रसरण को, यानी फ्री एक्सपेंशन। गैस का निर्वात में प्रसरण P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 मुक्त प्रसरण कहलाता है। आदर्श गैसों के मुक्त प्रसरण में कोई कार्य नहीं होता, भले ही प्रक्रिया उत्क्रमणीय हो या अनुत्क्रमणीय। अब हम समीकरण को विभिन्न प्रक्रमों के अनुसार कई प्रकार से लिख सकते हैं। W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। यदि प्रक्रम स्थिर आयतन पर होता है, यानी डेल्टा V इज इक्वल टू 0, तब डेल्टा U इज इक्वल टू QV दर्शाता है कि ऊष्मा स्थिर आयतन पर प्रदान की गई है। आइए पढ़ते हैं आदर्श गैस का मुक्त एवं समताप्य प्रसरण। एक आदर्श गैस का मुक्त एवं समताप्य प्रसरण एक T इज इक्वल टू स्थिरांक में W इक्वल टू 0 है, क्योंकि P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 है। जूल ने प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया कि Q इज इक्वल टू 0 है, इसलिए डेल्टा U इज इक्वल टू 0 होगा। समीकरण डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W को समताप्य उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। पहला, समताप्य अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए Q इज इक्वल टू माइनस W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल VF माइनस VI। दूसरा, समताप्य उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए Q is equal to minus W is equal to nRT log n VF upon VI is equal to 2.303 minus nRT log VF upon VI। तीसरा, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए यानी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q is equal to 0 और डेल्टा U is equal to W एडियाबैटिक। आइए पढ़ते हैं एंथैल्पी को, जिसको हम H से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम जानते हैं कि स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य अर्थात डेल्टा U इज इक्वल टू QV होती है, परंतु अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं स्थिर आयतन पर ना होकर फ्लास्क, परख नली आदि में स्थिर वायुमंडलीय दाब पर होती है। हम समीकरण को स्थिर दाब पर डेल्टा U इज इक्वल टू QP माइनस P डेल्टा V के रूप में लिख सकते हैं, जहां QP निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा एवं माइनस P डेल्टा V निकाय द्वारा किया गया प्रसरण कार्य है।
दर्शाते हैं। हम उपरोक्त समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू QP माइनस P ब्रैकेट में V2 माइनस V1। पुनः व्यवस्थित करने पर QP इज इक्वल टू U2 प्लस PV2 ब्रैकेट क्लोज माइनस U1 प्लस PV1 ब्रैकेट क्लोज। अब हम एक ऊष्मागतिकी फलन को परिभाषित कर सकते हैं जिसे एंथैल्पी, जिसका अर्थ गर्म करना या अंतर्निहित ऊष्मा होता है, H इज इक्वल टू U प्लस PV। अतः समीकरण हो जाती है QP इज इक्वल टू H2 माइनस H1 इज इक्वल टू डेल्टा H। यद्यपि Q एक पथ आश्रित फलन है तथापि QP पथ से स्वतंत्र है। स्पष्ट H एक अवस्था फलन है, इस प्रकार डेल्टा H पथ स्वतंत्र राशि है। स्थिर दाब पर परिमित परिवर्तनों के लिए समीकरण को लिखा जा सकता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। क्योंकि P स्थिरांक है अतः हम लिख सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। उल्लेखनीय कि जब स्थिर दाब पर ऊष्मा अवशोषित होती है तो यथार्थ ये हमें एंथैल्पी में परिवर्तन माप रहे होते हैं। याद रखें कि डेल्टा H इज इक्वल टू QP स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा H ऋणात्मक होता है जहां अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है, एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा H धनात्मक होता है जहां परिवेश में ऊष्मा का अवशोषण होता है। स्थिर आयतन डेल्टा V इज इक्वल टू 0 पर डेल्टा U इज इक्वल टू QV। अतः समीकरण डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू QV हो जाता है। वो निकाय जिनमें केवल ठोस या द्रव्य प्रवस्थाएं होती हैं, डेल्टा H एवं डेल्टा U के मध्य अंतर सार्थक नहीं होता। स्थिर दाब एवं ताप पर VA गैसीय अभिकारकों का एवं VB गैसीय उत्पादों का कुल आयतन हो सकता है Na गैसीय अभिकारकों एवं Nb गैसीय उत्पादकों के मोलों की संख्या हो तो आदर्श गैस समीकरण के अनुसार PVA इज इक्वल टू NaRT। इस प्रकार PVB इज इक्वल टू NbRT। अगर हम PVB माइनस PVA इज इक्वल टू NbRT माइनस NaRT करें तो इसका उत्तर NB माइनस NaRT आएगा। अब हम P को कॉमन लेके VB माइनस VA लिखते हैं ब्रैकेट में इज इक्वल टू NB माइनस NaRT। यहाँ RT भी कॉमन लिया गया है। P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NgRT। यहाँ डेल्टा Ng गैसीय उत्पादकों के मोलों की संख्या एवं गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या का अंतर है। समीकरण से P डेल्टा V का मान समीकरण पे रखने पर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस NgRT आता है। ये थी एंथैल्पी। इस वीडियो में हम सब ने सीखा अनुप्रयोग एवं एंथैल्पी को। अगली वीडियो में हम सब सीखेंगे विस्तीर्ण एवं गहन गुण और ऊष्माधारिता और कैलोरीमिति। एंथैल्पी परिवर्तन। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय कणों के निकाय तथा घूर्णी गति को जारी रखेंगे। आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग दो सदिशों का सदिश गुणनफल को जानेंगे और उसके बाद कोणीय वेग और इसका रेखीय वेग से संबंध को अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के पहले विषय के साथ, दो सदिशों का
सदिश गुणनफल। आप सभी इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। कोई सदिश A है और दूसरा सदिश B है। अब हम दोनों सदिशों का गुना करेंगे, यानी कि सदिश A क्रॉस सदिश B, जो होगा AB साइन थीटा। यहाँ थीटा दोनों सदिशों के बीच बनने वाले कोण को दर्शाता है। दोस्तों, अब हम लोग दाहिने हाथ का नियम को समझेंगे। इसे चित्र से समझते हैं। यदि आप सदिश A एवं सदिश B के तल के अभिलंबवत रेखा के परित अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को इस प्रकार मोड़े कि उनके सिरे A से B की ओर इंगित करे, तब क्या होगा दोस्तों? तब इस हाथ का फैला हुआ अंगूठा C की दिशा को बताएगा। आइए एक और चित्र से समझते हैं। दाहिने हाथ के नियम को सरल रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। कोई एक स्क्रू है जो सदिश U से सदिश V की ओर दिशा में खुलती है। स्क्रू का सिरा C की दिशा को बताएगा, जो कि दो सदिशों U और V का सदिश गुणनफल दर्शाता है। हमें यह भी याद रखने चाहिए कि सदिश A और सदिश B के बीच कोण बनते हैं। चित्र में इसे थीटा से दर्शाया गया है। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि सदिश गुणनफल में क्रॉस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इस प्रकार के गुणनफल को क्रॉस गुणनफल भी कहते हैं। आइए दोस्तों, क्रम विनिमय नियम को जानते हैं। सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है। इस प्रकार ये दो सदिश आपस में विपरीत दिशा में होते हैं, अर्थात A क्रॉस B बराबर माइनस B क्रॉस A होता है। आइए दोस्तों, सदिश गुणनफल में परावर्तन व्यवहार को समझते हैं। सदिश गुणन का दूसरा गुण है इसका परावर्तनगत व्यवहार। परावर्तन के अंतर्गत यानी दर्पण में प्रतिबिंब लेने पर हमें कुछ ऐसा मिलेगा। x हो जाता है माइनस x, y हो जाता है माइनस y और z हो जाता है माइनस z। परिणाम स्वरूप दोस्तों क्या होता है कि सभी सदिशों के अवयवों के चिन्ह बदल जाते हैं और कुछ इस प्रकार हो जाता है कि A हो जाता है माइनस A, B हो जाता है माइनस B इत्यादि। दोस्तों, परावर्तन में A क्रॉस B का क्या होता है? A क्रॉस B हो जाता है कोष्टक में माइनस A क्रॉस कोष्टक में माइनस B बराबर हो जाता है A क्रॉस B। अतः परावर्तन से A क्रॉस B का चिन्ह नहीं बदलता है, आप इसे ध्यान रखें। आइए दोस्तों, वितरणशील नियम को जानते हैं। अदिश एवं सदिश दोनों ही गुणन सदिश योग पर वितरणशील होते हैं। अतः A क्रॉस कोष्टक में B प्लस C बराबर A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C होता है। इसे भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों, सदिश गुणन को विस्तार से समझते हैं। अगर हम सदिशों का क्रॉस गुणन करते हैं तो हमें हर बार शून्य मिलेगा। अगर हम इसे सारणिक विधि से समझें तो आसान होगा। अगर हम दो सदिशों का गुणन का परिमाप निकालेंगे तो कुछ ऐसे निकालेंगे कि सदिश A गुना सदिश B गुना साइन थीटा। यहाँ थीटा दोनों सदिशों के बीच बनने वाली कोण को दर्शाता है। यह परिभाषा हमें दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल निकालने में भी मदद करेगा, क्योंकि परिमाप और दिशा ऐसे दो पहलू है जो किसी भी सदिश के द्वारा बताया जाता है। अगर हम क्रॉस गुणनफल को दाहिने हाथ नियम विधि से परिमाप निकालते हैं तो हम सदिश गुणनफल को सही परिभाषित कर सकते हैं। दाहिने हाथ नियम से हमें यह भी पता चलता है कि कोई भी दो समानांतर सदिशों का क्रॉस गुणनफल शून्य होगा, क्योंकि
समानांतर सदिशों में दो सदिशों के बीच बनने वाला कोण का मान 0 होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि sin 0 डिग्री बराबर 0 होता है, इस प्रकार पूरा सदिश गुणनफल अभिव्यक्ति का मान 0 होगा। आइए दोस्तों सदिशों के गुणनफल को समझते हैं। i कैप क्रॉस i कैप बराबर j कैप क्रॉस j कैप बराबर k कैप क्रॉस k कैप बराबर 0 होता है। इसे आप याद रखें। i कैप क्रॉस j कैप बराबर k कैप होता है, क्योंकि i कैप क्रॉस j कैप का परिमाप साइन 90 डिग्री और हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक उसी प्रकार j कैप क्रॉस k कैप बराबर i कैप होता है और k कैप क्रॉस i कैप बराबर j कैप होता है। दोस्तों सदिश गुणन के क्रम विनिमेयता गुण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि j कैप क्रॉस i कैप बराबर माइनस k कैप। उसी प्रकार k कैप क्रॉस j कैप बराबर माइनस i कैप और i कैप क्रॉस k कैप बराबर माइनस j कैप होता है। दोस्तों चित्र में CW दक्षिणावर्त दिशा को दर्शाता है और CCW वामाव्रत को दर्शाता है। आप इसे अपने नोटबुक में लिख लें। दोस्तों क्रॉस गुणनफल को उदाहरण से समझते हैं। माना कि कोई दो सदिश है, सदिश A और सदिश B। आप ध्यान से समझें। सदिश A का अवयव है 1, 3, 4, जिसे हम कुछ ऐसा भी व्यक्त कर सकते हैं I + 3j + 4k और B का अवयव है 2, 7 और -5, जिसे हम कुछ ऐसे व्यक्त कर सकते हैं 2i + 7j - 5k। अब A क्रॉस B को हम कैसे निकालेंगे? दोस्तों A क्रॉस B का गुणनफल को हम सारणिक के 3/3 अवयव को हल करके मान निकाल सकते हैं। I, J और K सारणिक में प्रथम पंक्ति में रहेगा, सदिश A का अवयव दूसरे पंक्ति में और सदिश B का अवयव तीसरे पंक्ति में रहेगा। प्रत्येक सारणिक को हल करेंगे और कुछ ऐसा पाएंगे -15 - 28i माइनस ब्रैकेट में -5 - 8j प्लस ब्रैकेट में 7 - 6k। इसके बाद इकाई सदिश के साथ सरलीकरण और संयोजन करने पर हमें मिलेगा A क्रॉस B बराबर -43i + 13j + k। इस प्रकार हम जानते हैं कि दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल हमेशा आयतीय या लंबवत होगा। आइए दोस्तों कोणीय वेग और रेखीय वेग के संबंध को जानते हैं। जो चीजें मूर्ति है उनमें एक रैखिक वेग और एक कोणीय वेग होता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए कार या मोटर बाइक के टायर का घूर्णन और गियर पर दांत और सूरज के चारों ओर पृथ्वी। आइए दोस्तों चित्र से समझते हैं। किसी पिंड का डेल्टा t समय में कण का औसत कोणीय वेग डेल्टा थीटा बटे डेल्टा t है। जैसे जैसे डेल्टा t का मान घटते हुए 0 हो जाएगा तो अनुपात डेल्टा थीटा बटे डेल्टा t का मान एक सीमांत मान प्राप्त करता है, जो बिंदु पर तात्क्षणिक कोणीय वेग d थीटा बटे dt हो जाता है। तात्क्षणिक वेग को हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं। अब अगर किसी वृत्त में गति करने वाले कण का रेखीय वेग v का परिमाप कण के कोणीय वेग ओमेगा से संबंधित होता है तो सरल समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है v बराबर ओमेगा r, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। आइए दोस्तों कोणीय वेग को समझते हैं। कोणीय वेग सीधे शब्दों में यह कहता है कि कोई भी वस्तु या पिंड कितनी तेजी से घूमती है या अन्य बिंदु के सापेक्ष घूमती है।
मतलब समय के साथ किसी वस्तु का कोणीय स्थिति या अभिविन्यास में कितनी तेजी आती है। कोणीय वेग का सूत्र होगा ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। याद रखें थीटा रेडियन में है। उदाहरण के लिए 6 चक्कर प्रति मिनट और 360 डिग्री प्रति दिन और 2 पाई रेडियन प्रति घंटा। दोस्तों रेखीय वेग मतलब दूरी बटे समय और कोणीय वेग मतलब कोण बटे समय। आप इसे ध्यान में रखें। दोस्तों रेखीय वेग को समझते हैं। जब कोई वस्तु सीधी राह पर चलती है तो समय के सापेक्ष में विस्थापन के परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। रैखिक वेग का आयाम सूत्र है m0 L1 t-1। रेखीय वेग का सूत्र होगा v बराबर r ओमेगा। उदाहरण के लिए 55 मील प्रति घंटा और 6 फीट प्रति सेकेंड और 27 सेंटीमीटर प्रति मिनट और 4.5 मिनट प्रति सेकेंड। दोस्तों कोणीय वेग और इसका रेखीय वेग से संबंध को चित्र के माध्यम से समझते हैं। जब कोई वस्तु एक स्थिर अक्ष यानी कि चित्र से z अक्ष के परित घूर्णन करती है तो समय के साथ सदिश ओमेगा की दिशा नहीं बदलती है। हाँ, इसका परिमाप समय समय पर बदलता रहता है। अधिक व्यापक घूर्णन के मामले में ओमेगा का परिमाप और दिशा दोनों समय के साथ साथ बदलते रह सकते हैं। दोस्तों आइए कोणीय त्वरण को समझते हैं। कोणीय त्वरण वेग के परिवर्तन की समय दर को कहते हैं। SI इकाई में इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड वर्ग और आमतौर पर ग्रीक अक्षर अल्फा द्वारा निरूपित किया जाता है। कोणीय त्वरण का सूत्र होगा अल्फा बराबर d ओमेगा बटे dt। दोस्तों इस प्रकार से हम आज के सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने दो सदिशों का सदिश गुणनफल को जाना और उसके बाद कोणीय वेग और इसका रेखीय वेग से संबंध को भी पढ़ा। अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बल, आघूर्ण एवं कोणीय संवेग और उसके बाद दृढ़ पिंडों का संतुलन को। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपनी भौतिकी विज्ञान पुस्तक कक्षा 11 की पुस्तक से अध्याय कणों के निकाय तथा घूर्णी गति से विस्तार में पढ़ें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम पी ब्लॉक के तत्व का 5वां भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे वर्ग 17 के तत्व से, उसके बाद हम बात करेंगे वर्ग 17 के तत्वों के भौतिक गुणों की, और आखिरी में हम बात करेंगे वर्ग 17 के तत्वों के रासायनिक गुणों की। तो आइए शुरू करते हैं वर्ग 17 के तत्व। वर्ग 17 में निम्नलिखित तत्व होते हैं। पहला तत्व है फ्लोरीन, दूसरा तत्व है क्लोरीन, तीसरा तत्व है ब्रोमीन, चौथा तत्व है आयोडीन, पांचवा तत्व है एस्टेटीन और छठा तत्व है टेनेसाइन। इन तत्वों को हैलोजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ns2np5 होता है, जो कि उससे अगली उत्कृष्ट गैस से 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो आप इस चीज को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परमाणु एवं आयनी त्रिज्या की। अधिकतम प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण हैलोजनों की आयनी त्रिज्या अपने यथाक्रम आवर्ती में सबसे छोटी होती है। फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या दूसरे आवर्त के अन्य तत्वों के समान बहुत छोटी होती है। क्वांटम कोशों की संख्या में फ्लोरीन से आयोडीन तक वृद्धि होने के कारण परमाणु तथा आयनी त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो ये हमने बात करी परमाणु एवं आयनी त्रिज्या की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आयनन एंथैल्पी की। इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इनका आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनका जो न्यूक्लियस होता है वो उनको काफी अच्छी तरह जकड़े रखता है और उस बल के कारण इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही मुश्किल से त्यागते हैं। तो इसीलिए इनकी बहुत उच्च आयनन एंथैल्पी होती है। परमाणविक आकार में वृद्धि होने के कारण वर्ग में नीचे की ओर आने पर आयनन एंथैल्पी में कमी होती है। तो ये हमने बात करी आयनन एंथैल्पी की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की। संगत आवर्तों में हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक होती है। इसका कारण यह है कि इन तत्वों के परमाणुओं में स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास से केवल 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। वर्ग में नीचे जाने पर वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम ऋणात्मक होती जाती है। हालांकि फ्लोरीन परमाणु की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की तुलना में कम होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता की। इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत उच्च होती है। वर्ग में नीचे की ओर विद्युत ऋणात्मकता में कमी होती जाती है। आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। अब हम बात करते हैं इनके भौतिक गुणों की। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन एक द्रव तथा आयोडीन एक ठोस है। सभी हैलोजन रंगीन होते हैं। अगर मैं इनके रंगों की बात करूं तो फ्लोरीन पीला, क्लोरीन हरापन लिए हुए पीला, ब्रोमीन लाल तथा आयोडीन बैंगनी रंग का होता है। अगर मैं बात करूं आबंध वियोजन एंथैल्पी की तो उसका जो ऑर्डर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। अब हम बात करते हैं हैलोजन के रासायनिक गुणों की। इसमें दोबारा से हम इसको 2 भागों में विभाजित करेंगे। पहला भाग ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा रासायनिक क्रियाशीलता, दूसरा भाग फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार। सबसे पहले हम बात करेंगे
ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा रासायनिक क्रियाशीलता की। सभी हैलोजन -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, तथापि क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन +1, +3, +5 तथा +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करती है। सभी हैलोजन अति क्रियाशील होते हैं, यानी कि ये जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। ये धातु तथा अधातु के साथ अभिक्रिया कर हैलाइड बनाते हैं। हैलाइड के बारे में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ज़्यादा और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर हैलोजनों की क्रियाशीलता कम होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्ग में नीचे की ओर जाने से इसका साइज बढ़ता है और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इसका न्यूक्लियर चार्ज है, वो कम हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन तत्काल प्रतिग्रहण कर लेने की प्रवृत्ति के कारण हैलोजनों की प्रबल ऑक्सीकारक प्रकृति होती है। प्रबलतम ऑक्सीकारक हैलोजन है और यह दूसरे हैलाइड आयनों को विलयन में या यहाँ तक कि ठोस प्रावस्था में भी ऑक्सीकृत कर देती है। अब बात करते हैं फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार की। पी ब्लॉक के द्वितीय आवर्त में उपस्थित अन्य तत्वों की भांति फ्लोरीन भी कई गुणों में असामान्य है। उदाहरण के लिए आयनन एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता तथा विद्युत विभव, यह सभी फ्लोरीन के लिए अन्य हैलोजनों की प्रवृत्ति के आधार पर अपेक्षित मानों से उच्च होते हैं। तो इसलिए फ्लोरीन एक असामान्य व्यवहार दर्शाता है। तो बात करते हैं हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता की। ये सभी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन हैलाइड बनाती है, परंतु फ्लोरीन से आयोडीन तक हाइड्रोजन के प्रति बंधुता में कमी आती है। अगर हम बात करें अम्लीय सामर्थ्य की, तो उसका जो ऑर्डर है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे कम HF, फिर HCl, फिर HBr और आखिरी में HI। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के प्रति अभिक्रियाशीलता की। तो हैलोजन ऑक्सीजन से संयोग कर बहुत से ऑक्साइड बनाते हैं, परंतु इनमें से अधिकांश अस्थायी होते हैं। फ्लोरीन 2 ऑक्साइड OF2 तथा O2F2 बनाती है, परंतु केवल OF2 ही 298 केल्विन ताप पर स्थायी होता है। अगर हम बात करें ऑक्साइडों के स्थायित्व के क्रम की, तो वो कुछ इस प्रकार है। सबसे ज्यादा I स्थायी होता है, और फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन। अब बात करते हैं धातुओं के प्रति अभिक्रियाशीलता की। हैलोजन धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु हैलाइड बनाते हैं। जैसे कि अगर मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन हो रहा है तो वो MgBr2 बनाएगा और इसे मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं। हैलाइड के आयनिक गुण इस क्रम में होते हैं। तो आप क्रम देख सकते हैं, सबसे ज्यादा MF, फिर MCl, फिर MBr और फिर Mi। यहां पर M जो है वो धातु को दर्शाता है। अब बात करते हैं अन्य हैलोजनों के प्रति अभिक्रियाशीलता की। हैलोजन अन्य हैलोजनों के साथ संयोग कर बहुत से यौगिक बनाते हैं, जो अंतरा हैलोजन कहलाते हैं, जिनके प्रकार हैं XX-, XX-3, XX-5 तथा XX-7, जहां X बड़े आकार का हैलोजन है तथा X- छोटे आकार का हैलोजन है। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने वर्ग 17 के तत्वों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने वर्ग 17 के तत्वों के भौतिक गुण पढ़े और आखिरी में हमने वर्ग 17 के तत्वों के रासायनिक गुण पढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ आई होंगी और ये सुझाव दूंगा कि आप इन सब चीज़ों को रसायन विज्ञान की NCERT से पढ़ लीजिएगा। अगली वीडियो में हम वर्ग 17 के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।
हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगों के पहले भाग की। इस भाग में हम समझेंगे विस्थापन धारा को, जिसके बाद समझेंगे मैक्सवेल द्वारा दिए गए समीकरणों को। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के विषयों को शुरू करने से पहले जरा एक बार दोहरा लेते हैं अध्याय 4 में बताए गए एम्पीयर के परिपथीय नियम को, जिसके अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र B का किसी बंद परिपथ के लिए पाश समाकल पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा I का μ0 गुना होता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र B का पाश समाकल यानी B.dl बराबर होगा μ0 गुना I के। दोस्तों, एम्पीयर द्वारा दिया गया ये नियम लगभग हर जगह सही था, लेकिन जब हम परिपथ के अंदर एक संधारित्र लगाते हैं तो ये नियम इस परिपथ के साथ कुछ अनिश्चितता दर्शाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मानना था कि किसी भी संधारित्र के अंदर उसकी प्लेट के बीच में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। और हम ऐसा इसलिए मानते थे क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए किसी चालक पदार्थ की जरूरत होती है, जबकि संधारित्र की प्लेट के बीच में कोई भी चालक उपस्थित नहीं होता। मतलब ऐसे किसी परिपथ में अगर हम बैटरी को एक चालक से ही प्रतिस्थापित कर दें तो संधारित्र अनावेशित होना शुरू करेगा, यानी कि इसकी धनात्मक प्लेट से पूरा आवेश चालक के माध्यम से ऋणात्मक प्लेट पर चला जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसकी किसी एक प्लेट को बंद करने वाले किसी पृष्ठ की कल्पना कुछ इस तरह करें जिसमें S1 पृष्ठ चालक के ऊपर है जबकि S2 पृष्ठ प्लेट को बंद करता है, तो यहाँ पर S1 पृष्ठ के लिए एम्पीयर के परिपथीय नियम का उपयोग करें तो क्योंकि चालक के अंदर कुछ धारा प्रवाहित होती है जिसे प्रवाहक धारा कहा जाता है, और इसी धारा की वजह से चालक के इर्द गिर्द में एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा जिसका पाश समाकल धारा IC के μ0 गुना होगा। लेकिन अगर हम दूसरे पृष्ठ S2 की बात करें तो क्योंकि इस पृष्ठ से कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, और इसी कारण पृष्ठ S2 के लिए चुंबकीय क्षेत्र का पाश समाकल हो जाएगा 0। लेकिन दोस्तों, जब जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इन प्लेटों के बीच एक चुंबकीय कंपास रखकर देखा तो उन्होंने पाया कि कंपास की सुई विस्थापन दर्शाती है, जो इस बात को सिद्ध करता था कि प्लेटों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। बस यहीं से संकल्पना आई विस्थापन धारा की। मैक्सवेल ने इस अवलोकन से एम्पीयर के परिपथीय नियम को संशोधित किया और उन्होंने कहा कि प्लेटों के बीच चुंबकीय क्षेत्र प्लेटों के ही बीच उपस्थित समय के साथ बदलने वाले विद्युत क्षेत्र की वजह से होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्लेटों के समांतर होती है जबकि विद्युत क्षेत्र के लंबवत। और जैसा कि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति उस क्षेत्र में विद्युत धारा की उपस्थिति को भी सिद्ध करती है, यानी कि इन प्लेटों के बीच भी एक विद्युत धारा उपस्थित होती है जिसे ID से दर्शाया जाता है और जो कही जाती है विस्थापन धारा। इसका मतलब कि एक ऐसा परिपथ जिसमें संधारित्र उपस्थित हो उसमें सिर्फ प्रवाहकत्व धारा ही नहीं विस्थापन धारा भी होती है, यानी कि परिपथ में कुल धारा प्रवाहकत्व और विस्थापन धारा का योग होती है। बस मैक्सवेल ने प्रवाहकत्व धारा के साथ विस्थापन धारा को जोड़कर
एम्पियर के परिपथीय नियम की अनिश्चितता को दूर किया था। अब अगर हम बात करें विस्थापन धारा के मान की, तो ये धारा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की वजह से बनती है, इसलिए इसका मान होगा प्रेरित धारा के बराबर, यानी कि ID बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट d फाई ई बटे dt के। दोस्तों, जहां पर फाई ई विद्युत फ्लक्स है और d फाई ई बटे dt विद्युत फ्लक्स में समय के साथ आए बदलाव को दर्शाता है, तो ऊपर वाले समीकरण में यदि हम ID का मान रखें तो चुंबकीय क्षेत्र का पार्श्व समाकल आता है म्यू नॉट ब्रैकेट IC जमा एप्सिलॉन नॉट d फाई ई बटे dt। अब अगर हम पहले जैसे S1 पृष्ठ के लिए बात करें तो वहां सिर्फ प्रवाहकत्व धारा उपस्थित होगी, जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र का पार्श्व समाकल आएगा म्यू नॉट IC। और अगर हम पृष्ठ S2 की बात करें तो वहां सिर्फ विस्थापन धारा उपस्थित होगी, जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र का पार्श्व समाकल आएगा म्यू नॉट ID। आइए अब बात करते हैं मैक्सवेल के समीकरण की। दोस्तों, मैक्सवेल ने अपने संशोधन से ये बात सिद्ध की कि समय के साथ परिवर्तित होता विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, और यहीं से जन्म हुआ वैद्युत चुंबकीय तरंगों की संकल्पना का। इसके अलावा मैक्सवेल ने वैद्युत और चुंबकत्व से जुड़े नियमों से कुछ समीकरण दिए जो कहे जाते हैं मैक्सवेल समीकरण। इनमें सबसे पहला नियम है स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम, जिसके अनुसार किसी भी बंद सतह के माध्यम से कुल विद्युत फ्लक्स हमेशा सतह से घिरे हुए आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी कि इंटीग्रेशन E डॉट ds बराबर होगा Q/एप्सिलॉन नॉट के। जबकि दूसरा नियम है चुंबकत्व में गाउस का नियम, जिसके अनुसार किसी भी बंद सतह से प्रवाहित होने वाला चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है, यानी इंटीग्रेशन B डॉट ds बराबर होता है 0। तीसरा नियम है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। इसके अनुसार प्रेरित EMF संख्यात्मक रूप से परिपथ में उत्पादित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की समय दर के बराबर है, यानी कि प्रेरित EMF E बराबर है इंटीग्रेशन E डॉट dl, जो बराबर होगा माइनस d फाई b बटे dt के, जहां पर d फाई b चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाता है और d फाई b बटे dt चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की समय दर है। अब अंतिम नियम कहा जाता है मैक्सवेल एम्पियर का परिपथीय नियम। इस नियम के अनुसार एक बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का पार्श्व समाकल उस बंद पथ से बंधी हुई सतह से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा के म्यू नॉट गुना होता है, यानी कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl बराबर होता है म्यू नॉट ब्रैकेट IC जमा एप्सिलॉन नॉट d फाई e बटे dt के। तो दोस्तों, हम हमारे आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा विस्थापन धारा को और निकाला इसका मान। इसके बाद जाने मैक्सवेल के द्वारा दिए गए समीकरणों को। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी अध्याय के अगले भाग की, जिसमें हम समझेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति को और जानेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को। तब तक के लिए गुड बाय।
डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।